हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 5 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे कई बार पूछते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हो, मेल करके पूछते हो कि ये करंट अफेयर आप किस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप यूपीएससी से लेकर भारत के किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम तक हर एक एग्जाम के लिए मेरे करंट अफेयर पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे करंट अफेयर में मैं पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण जोश, इसके अलावा और भी कई सारी रिसर्च करके आपको डिटेल्स देता हूं इन करंट अफेयर्स की। इतना ही नहीं, जो पीडीएफ होती है उसमें आप देख सकते हो आसपास के करंट अफेयर के एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर तरीके की नॉलेज होती है। तो ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप अगर ये करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आप बेझिझक किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपका बुझ के बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल ये था कि जब पूना पैक्ट हुआ था इतिहास में, मतलब जब पूना में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था, तो उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था। तो पूना पैक्ट कौन से वर्ष में हुआ है? ये हुआ है 1932 में। और 1932 में भारत का वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। कौन था? वेलिंगटन। और इससे पहले इरविन था। इरविन 1926 से लेकर 31 तक भारत का वायसराय था। वेलिंगटन 1931 में अपॉइंट किया गया और ये 31 से लेकर 36 तक भारत का वायसराय था। इसके बाद लिथगो आया, ये 1936 से लेकर 44 तक भारत का वायसराय था। और वॉवेल 1944 से लेकर 47 तक भारत का वायसराय था। इसके बाद माउंट बेटन आया, वो 47 से लेकर 48 तक भारत का वायसराय था। उसके टाइम पीरियड पर ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लॉन्च किया गया था। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत की ये कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि पहली ऐसी यूटी बन गई है जिसने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च करी है? तो ये है जम्मू कश्मीर सरकार। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और इनके द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च करी गई है। अब समझिए ये विश्वकर्मा योजना है क्या। इस योजना के अंदर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करना चाहते हैं कमा के, या फिर वो किसी भी कारीगरी में अपना हुनर रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रोफेशनल लेवल पर। इसके कई सारे बैचेस बनाए जाएंगे, और जो इसका पहला बैच होगा इसमें 30 ट्रेनियों को शामिल किया जाएगा। उन्हें दर्जी क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल लेवल की ट्रेनिंग होगी जो कि वहां पे भारत सरकार के इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दी जाएगी। अब ये जो ट्रेनिंग है इसको दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसका जो बेसिक ट्रेनिंग का जो लेवल होगा, ये 5 से 7 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी बेसिक लेवल की। उसके बाद एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग होगी वो मिनिमम 15 दिन चलेगी, और मैक्सिमम जितना चाहे उतना इसको खींच सकते हैं इंस्टीट्यूट वाले, अगर उन्हें जरूरत लगी तो। अगर उन्हें लगता है कि 15 दिन में ही व्यक्ति शिक्षित हो गया है तो वहीं से ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब तक ये जो लोग हैं इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, हर दिन 500 रुपए का स्टाइपन भी इनको दिया जाएगा। तो भारत सरकार की ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं काम करके अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुसज्जित करना चाहते हैं और पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो हुनर रखते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं किसी चीज में, उनके लिए विश्वकर्मा योजना है। और जब ये ट्रेनिंग पूरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद उन्हें एक आधुनिक टूल किट मुफ्त दी जाएगी जिसकी बाजार में कीमत 15,000 रुपए है। तो ये जो टूल किट है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के कई बार फोक डांस पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक डंडी नाच है, काफी फेमस है। यहाँ का राउफ नाच भी फेमस है। हैकत नाच यहाँ पर चलता है। ये सारे नाच यहाँ के फेमस है। और यहाँ पर कई सारे त्योहार भी कई बार पूछ दिए जाते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ के। तो यहाँ पर एक है जेमीज फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा गल्दन फेस्टिवल मनाया जाता है। एक यहाँ पर दोसमुचे मनाया जाता है। क्या बोलते हैं? दोसमुचे फेस्टिवल। अभी हाल ही में कौन सा देश है जो कि लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जो कि दुनिया का है इसका हिस्सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जो है इसका हिस्सा अभी हाल ही में भारत बन गया है।
अब ये जो टेलीस्कोप आपको दिखाई दे रही है ना, ये सिंगल टेलीस्कोप नहीं है। दरअसल इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है स्काओ, SKAO। इसका पूरा नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये एक सिंगल टेलीस्कोप नहीं है। दरअसल ये एंटीनास पर, हजारों एंटीनास पर बेस्ड एक टेलीस्कोप है। मतलब आप ये बोल सकते हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हजारों एंटीनास हैं, उनकी एरे को मिलाकर, मतलब उनके ग्रुप को मिलाकर ये एक पूरी टेलीस्कोप बनाई गई है। अब ये काम कैसे करती है समझिएगा। इसके कुछ एंटीनास अफ्रीका रीजन में लगाए गए हैं और कुछ एंटीना ऑस्ट्रेलिया रीजन में लगाए गए हैं। इस तरीके से ये पूरी अर्थ में रेडियो एक्टिव किरणों के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, डायरेक्टली अर्थ पर ऑब्जर्वेशन करने का काम करेगी। मतलब आने वाले समय में कहाँ पे भूकंप आ सकता है, कहाँ पे समुद्र में भयंकर चक्रवात उठ रहा है, ये सारी चीजों के लिए टेलीस्कोप से नजर रखी जा सकती है। और सबसे पहले अगर बात करें तो स्काउ जो है, ये 1990 के आसपास स्टार्ट हो गई थी डेवलप होना। ठीक है। और 2021 में जो स्काउ है, इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब दुनिया के कई देश इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में दुनिया के कई सारे कंट्री हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। वेल आपको बताऊं, इस टाइम पर दुनिया की लार्जेस्ट और मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है? उसका नाम है GMRT। ये कहाँ पर है? ये भारत के पुणे पर बेस्ड है। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 3 जनवरी को। और इस बार की जो इसकी थीम थी, ये थी हॉलिस्टिक वेलनेस, माइंड बॉडी एंड सोल। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि आप अपने शरीर के साथ साथ अपने माइंड की वेलनेस का भी ध्यान रखें। क्योंकि अगर मन ही आपका ठीक नहीं है तो बॉडी बेहतर बना के कोई फायदा नहीं है। और मन कैसे ठीक होगा? ये योगा मतलब मेडिटेशन से ठीक होगा। भारत सरकार प्लान कर रही है कि म्यांमार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसमें जो फ्री मूवमेंट रिजाइम था, इसको खत्म किया जाए। देखिए है क्या फ्री मूवमेंट रिजाइम, पहले समझ लीजिए है क्या। साल 2018 में भारत सरकार ने म्यांमार के साथ FMR पॉलिसी लॉन्च करी थी। FMR का मतलब है फ्री मूवमेंट रिजाइम। इसका सीधा सा मतलब है कि इस तरफ भारत, इस तरफ म्यांमार। म्यांमार के लोग भारत की सीमा रेखा में 16 किलोमीटर तक अंदर आ सकते हैं, और भारत के लोग म्यांमार की सीमा रेखा में 16 किलोमीटर उधर तक जा सकते हैं। तो ये इस वजह से लॉन्च किया गया था कि दोनों देशों की सीमा रेखाओं पर जो बसने वाले जो किसान हैं या फिर चरवाहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। लेकिन शायद भारत सरकार को अब लग रहा है कि ये एक तरीके की गलती थी, क्योंकि कई सारे ड्रग पेडलिंग के केसेस भी देखने को मिले हैं। कई सारे और भी केसेस ऐसे देखने को मिल चुके हैं जो कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी का गलत फायदा उठा रहे हैं। इस वजह से भारत सरकार ने फैसला लिया है कि ये जो गवर्नमेंट की ईस्ट पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत FMR को म्यांमार के साथ लॉन्च किया गया था, अब इसको खत्म कर देंगे। तो भारत सरकार इसको खत्म करने जा रही है। कब से? तो ये खत्म कर रहे हैं इसको इसी साल से, 2024 से। और इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और भारत और म्यांमार के बीच में इस टाइम पे हम लोग, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, भारत और म्यांमार एक दूसरे से 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करते हैं। और भारत के कौन से राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं? एक तो मणिपुर हो गया। मणिपुर के अलावा अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड भी बॉर्डर शेयर करता है, और मिजोरम हो गया। ये वो 4 राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे, और म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे मिन आउंग हालियांग। क्या नाम है? मिन आउंग हालियांग। अभी हाल ही में भारत सरकार ने TCS के साथ मिलकर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। और ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, इसका यूज भारत में मेडिकल डिवाइस को इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। क्या आप बता सकते हो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है, इसका पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है फैसिलिटेटिंग द इम्पोर्टेंट इंपोर्टेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। देखिए काम कैसे करेगा। भारत सरकार ने TCS के साथ मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का ही नाम है NSWS। इस पोर्टल के अंतर्गत
ये पॉलिसी लॉन्च करी गई है कि भारत में कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था दुनिया के किसी भी देश से मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करना चाहती हैं भारत में, तो अभी तक क्या होता था कि कई सारे फेज होते थे। कई लोग किसी वेबसाइट से डायरेक्टली मंगा लेते थे, या फिर किसी कंसाइनमेंट से मंगा लेते थे, या फिर डायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू किसी देश में बैठे व्यक्ति से बात करके मेडिकल इक्विपमेंट मंगा लेते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सीधा सा प्रावधान ये होगा कि अगर आपको कोई भी मेडिकल डिवाइस मंगानी है, तो वो आपको उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, जो कि टीसीएस के द्वारा एनएसडब्ल्यूएस के रूप में बनाई गई है। आप इस पोर्टल में पहले लॉगिन करिए खुद को, अपनी रिक्वायरमेंट लिखिए कि कौन सी डिवाइस आपको चाहिए, तो जाकर वो आपको इंपोर्ट यहाँ पर करी जाएगी। इससे सीधी सी बात है कि भारत सरकार के पास एक बार में ही सारा डेटा ट्रैक हो पाएगा कि भारत में कौन कौन सा व्यक्ति या फिर कौन सा संस्थान कौन सी मेडिकल डिवाइस को इंपोर्ट कर रहा है। और इसका सीधा फ़र्क ये भी देखने को मिलेगा कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ये भी ट्रैक कर पाएगी कि भारत में कौन-कौन सी मेडिकल डिवाइसेज़ यूज़ हो रही हैं, कि उन मेडिकल डिवाइसेज़ को भारत में भी बनाया जा सके। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और टीसीएस की स्थापना 1968 में करी गई थी। टीसीएस के सीईओ कौन हैं? ये हैं के कृतिवासन। 2023 के शुरुआत में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। अभी हाल ही में कौन है जिन्होंने 2023 की स्कॉटिक जूनियर ओपन में अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी में ये टाइटल जीत लिया है? तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने 2023 का स्कॉटिश जूनियर स्क्वैश ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस बार ये टाइटल एडिनबर्ग में खेला गया। और स्क्वैश तो आप जानते ही है ना, एक दीवार होती है, उस दीवार में दो खिलाड़ी होते हैं जो कि रैकेट से बॉल को इस तरफ मारते हैं, वो दीवार से लड़के रिफ्लेक्ट होकर वापस बॉल आती है इधर। अब अगर बात करें, ये तो हो गई गर्ल्स कैटेगरी में। अगर बॉयज कैटेगरी में अगर बात करें, तो भारत की तरफ से सुभाष चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। सुभाष चौधरी, इन्होंने अंडर 15 कैटेगरी में जीता है। और अगर अंडर 13 कैटेगरी में बात करें, तो इसी इवेंट में बॉयज में अंडर 13 में श्रेयस अय्यर ने जीता है। ठीक है, तो ये श्रेयस मत समझिएगा, इनका नाम है श्रेष्ठ अय्यर। ठीक है, श्रेष्ठ अय्यर। और अगर बात करी जाए अंडर 11 में, तो अंडर 11 में हमने कोई गोल्ड नहीं जीता है, बल्कि सिल्वर मेडल जीता है। तो ये फाइनल में दिव्यांशी जैन है, दिव्यांशी जैन, जो कि रनर अप रही हैं। ठीक है, तो ये टोटल आप सारा डेटा ध्यान रखिएगा। चारों के नाम पीडीएफ में मेंशन है, तो आप पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा एक बार। ये कौन है जिनके द्वारा अभी हाल ही में तमिलनाडु के अंदर तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये जो बिल्डिंग है, आप देख सकते हो, इसको तमिलनाडु के कल्चर से कहीं ना कहीं उस थीम के बेसिस पर सजाया गया है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 1100 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई थी, जिसकी मदद से पूरा एयरपोर्ट का टर्मिनल बन के तैयार हुआ है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, इस एयरपोर्ट के बाहर एक प्रॉपर स्टैचू बनाया गया है, जो कि अपने आप में भव्य लग रहा है। और यह स्टैचू है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी उपलक्ष्य में तमिलनाडु के अंदर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, और जिनकी कॉस्ट है 19,850 करोड़। मतलब आप बोल सकते हो करीब करीब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं स्पेशली तमिलनाडु के लिए। और ये जो एयरपोर्ट है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तमिलनाडु के अंदर चेन्नई एयरपोर्ट के बाद सबसे ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करने वाला एयरपोर्ट है। ये एक साल में 44 लाख पैसेंजर्स को होल्ड करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के द्वारा अभी 2024 का दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है गुजरात के सूरत में। क्या आप बता सकते हैं इस बार कौन सा दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो इस बार इसके 12वें संस्करण का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। अब ये जो सूरत में दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भारत के दिव्यांगजन हैं, जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है स्टॉल लगाने का। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि दिव्यांगजन है, और वो अपनी एक नई कंपनी खोलना चाहता है, उसके पास या फिर किसी नए प्रोजेक्ट का आइडिया है, तो वो यहाँ पर इस मेले में एक स्टॉल अपना लगा सकते हैं, क्योंकि इस मेले में दुनिया भर के कई सारे बिजनेस पर्सन और भारत के बिजनेस पर्सन हिस्सा ले रहे हैं। अगर उन्हें इन प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लगती है,
तो डायरेक्टली यहाँ पर आपके साथ पैक्ट साइन कर लेंगे। तो एक तरीके से इस मेले का मेन उद्देश्य ये है कि जो भारतीय दिव्यांगजन है उनको एम्पावर कैसे किया जाए, ये भारत सरकार ने एक नया तरीका निकाला है। ये कौन है जिनको दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं एस सुरेश कुमार। और एस सुरेश कुमार जो है ये 1988 बैच के अधिकारी हैं और ये वेस्ट बंगाल कैडर से हैं। इससे पहले अगर बात करें तो ये डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत रह चुके हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इतना ही नहीं, ये पश्चिम बंगाल के अंदर पावर डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी कार्यरत रह चुके हैं। तो अपने कार्यकाल में इन्हें पावर सेक्टर का या फिर आप बोल सकते हो पावर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है। इसी वजह से दामोदर वैली कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक ऐसा संस्थान है जो कि भारत में दामोदर नदी नदी जहां जहां से बहती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल वाला रीजन हो गया, झारखंड वाला रीजन हो गया, तो इन सभी जगहों पर जो बिजली उत्पादित करी जाती है ये दामोदर नदी के पानी से ही उत्पादित करी जाती है। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को कमांड करती है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये संस्थान नई दिल्ली में है। और ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था किया जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो इन्होंने किया इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया है? इनका नाम है ग्वानगू ली। क्या नाम है? ग्वानगू ली। बड़ी ही लोकप्रिय रानी है पूरे यूरोपियन रीजन में। इनका नाम है मार्गरेट सेकेंड। क्या नाम है? मार्गरेट सेकेंड। और ये 52 ईयर्स तक अपने सिंहासन को संभालती रही हैं। फिर जाकर इन्होंने रिजाइन किया है अपने सिंहासन से। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन से देश की रानी रही है? तो ये डेनमार्क की रानी थी। और अभी कुछ टाइम पहले पिछले साल ही एलिजाबेथ सेकेंड का निधन हो गया था ब्रिटेन की। उनके बाद पूरे यूरोपियन रीजन में ये इकलौती रानी थी जो कि कार्यभार संभाल रही थी। तो इनके साथ साथ यूरोपियन रीजन में रानियों का एक दौर जो कि चला आ रहा था सदियों से, वो खत्म हो गया है। इस टाइम पर इनकी उम्र है 83 वर्ष और इन्होंने 83 में से 52 वर्ष इस गद्दी को संभाला है। अब ये गद्दी इन्होंने अपने बेटे को दे दी है और इनके बेटे इस टाइम पे जो कि है प्रिंस फ्रेडरिक। क्या नाम है? प्रिंस फ्रेडरिक। अब ये इस पदभार को संभालेंगे। और इस टाइम पे डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? ये है मेट फ्रेडरिक्सन। मेट फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। और फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। और इनको एक सक्सेसफुल रानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके कार्यकाल में 1970 के दशक में इकोनॉमिक क्राइसिस आई डेनमार्क में। अब इन्होंने उन चैलेंजेस से लड़ी। 1980 के दशक में भी ऐसे ही चैलेंजेस इन्होंने देखे। 2008 में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई। 2015 में भी एक बार क्राइसिस आई। मतलब 4 टाइम तो इन्होंने अपने कार्यकाल में क्राइसिस ही देख ली है डेनमार्क में। और सारी क्राइसिस से डेनमार्क उभरा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा चैलेंज 2020 में कोविड पैंडमिक जो कि दुनिया के हर एक देश के लिए था। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए इन्हें मोस्ट सक्सेसफुल क्वींस की लिस्ट में शुमार किया गया है। अभी हाल ही में कौन है जिनको इंडियन आर्मी की व्हाइट नाइट कॉप्स के कमांडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा। अब ये कमांडर के रूप में पदभार संभालेंगे व्हाइट नाइट कॉप्स का। व्हाइट नाइट कॉप्स, इसको कॉप्स 16 के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के जम्मू वाले रीजन पे पड़ती है। इससे पहले नवीन सचदेवा इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अपॉइंटेड थे। और इन्होंने जिनका पदभार संभाला है, मतलब ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। तो अब ये रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पर नवीन सचदेवा आ गए हैं। और आर्मी डे बहुत ही जल्द हम लोग मनाने जा रहे हैं। अगले 9 दिन के बाद 15 जनवरी को हम लोग इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। ये कौन है जो कि इंडियन नेवी में वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये जो आपको एक वरिष्ठ अधिकारी दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। कौन है? संजय जसजीत सिंह। तो अब ये पदभार संभालेंगे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड का। इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड पता है कौन सी है? मुंबई में होती है। और जब भी आपसे बात करी जाए
इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड, तो ये कहाँ है? ये है विशाखापत्तनम में। वैसे इंडियन नेवी की सबसे बड़ी कमांड ईस्टर्न नेवल कमांड ही है विशाखापत्तनम। अभी तक जो जसजीत सिंह है, इनको 38 वर्षों का इंडियन नेवी में रिच एक्सपीरियंस है। इससे पहले असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी रह चुके हैं। ये सी ट्रेनिंग के फ्लैग ऑफिसर भी रह चुके हैं और वेस्टर्न फ्लीट के कमांडर भी रह चुके हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पदभार ये संभाल चुके हैं। और इंडियन नेवी की स्थापना 1950 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पे एडमिरल हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इस स्टार्टअप का क्या नाम है जिसने 2023 में आजादी सैट नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च करी है? और ये जो सैटेलाइट है, ये 750 स्कूल गर्ल्स ने मिलकर बनाई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इस स्टार्टअप का क्या नाम है। और इसमें इसरो ने इनकी मदद करी थी। 2024 का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे मेरा 2024 का जीएस के फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पीवाईक्यूज, ये सारी चीजें मैंने कवर करी हुई हैं। इस बैच की मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। इसके अलावा आप स्टैटिक जीके का बैच भी मेरा अवेल कर सकते हैं, जो कि लाइव चल रहा है एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में दोपहर में 12 बजे। हिस्ट्री का रिकॉर्डेड या फिर पॉलिटी या फिर साइंस, इन सब के अलग अलग बैच भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो sscgsguru@gmail.com पर आप हमें मेल करिए और इस मेल में आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लिखिए और बैच का नाम बताइए। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराएगी। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।